हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में फिजिक्स के हमने देखा था कि किस तरीके से डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज होती हैं। हमने डेरिवेशन देखा था। तो उसी बिहाफ में आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक, जो दो लास्ट टॉपिक हमारे बचे थे, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, जो हमारे लास्ट 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे कि एक गैल्वेनोमीटर का टॉपिक बचा हुआ है, फिर प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, और एक हमारा बचा हुआ है फोर्स बिटवीन 2 करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो ये दोनों डेरिवेशन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। गैल्वेनोमीटर की अगर हम बात करें तो मैंने पहले भी आपको बोला था, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। गैल्वेनोमीटर को किस तरीके से ए मीटर में कन्वर्ट किया जाता है, या फिर गैल्वेनोमीटर को किस तरीके से वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जाता है, सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग करके। तो उससे रिलेटेड हम कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो देखो, बेसिकली 2 टाइप के गैल्वेनोमीटर होते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और सेकंड मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। ये 2 टाइप के गैल्वेनोमीटर होते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। जैसा कि नाम हमें दिख रहा है यहाँ पर मूविंग कॉइल, इसका मतलब क्या है कि ऐसा गैल्वेनोमीटर, ऐसा विभव मापी जिसमें कॉइल मूव करती है, ठीक है। कॉइल क्या करती है, वहां पर गति करती है, मूव करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ऐसा है ऐसा गैल्वेनोमीटर जिसमें मैग्नेट मूव करता है, चुंबक उसमें जो लगा हुआ है वो मूव करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर जो है वो आपके कोर्स में नहीं दिया हुआ है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आपके कोर्स में है, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी 2 टाइप्स होते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में 2 गैल्वेनोमीटर हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। एक है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, और एक है पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है। एक में हम क्या करेंगे, सस्पेंडेड वायर के थ्रू गैल्वेनोमीटर का अरेंजमेंट करेंगे, उसके पूरे प्रिंसिपल का अरेंजमेंट करेंगे, और एक में हम पाइवोटेड कॉइल के थ्रू क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर का अरेंजमेंट करेंगे। दोनों ही हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। मैं दोनों को ड्रॉ करके आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इनको यूज में लिया जाता है, या फिर किस तरीके से इनसे निकाला जाता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर हम यूज क्यों करते हैं, विभव को मापने के लिए, ईएमएफ को मेजर करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। तो हम किस तरीके से इनका यूज करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। दो पार्टीशन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ और दोनों में मैं गैल्वेनोमीटर को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हम दोनों पार्टीशंस में क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले कुछ इस तरीके से मैग्नेट के सेंटर पर एक कॉइल रहेगी, सॉफ्ट आयरन की कॉइल होगी, ये नॉर्थ पोल और यहाँ पर ये साउथ पोल। सॉफ्ट आयरन से इसके जो एंड से वो हमने डिजाइन कर रखे हैं कुछ इस तरीके से, कर्व शेप में, कॉन्केव मिरर के शेप में, ठीक है। यहाँ पर कॉइल के आसपास हम कॉपर वायर की बाइंडिंग करेंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपर वायर की बाइंडिंग को ब्रॉन्ज वायर के साथ ऊपर की तरफ टांगेंगे, जिससे कि वो क्या करता है, वहां पर रोटेट करता है। तो इसको हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर एक मैग्नेट होगा,
और उससे यहाँ पर टाइड होगा, ये वायर यहाँ पर टाइड है। ठीक है, मैग्नेट हमने यहाँ पर बना दिया। अब नीचे हम इसी तरीके से क्या करेंगे, सस्पेंडेड वायर और उसको यहाँ पर बाइंड करेंगे। उसी के साथ दो टर्मिनल्स हम देने वाले हैं, तो एक टर्मिनल में इसका दे दूंगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से, हो जाएगा एक टर्मिनल T1 और एक टर्मिनल में उसका दे दूंगा यहाँ कुछ इस तरीके से। टर्मिनल मतलब इसके दोनों एंड से टर्मिनल T1 और T2। ठीक है, ये हो गया हमारा एक तरीके से डायग्राम कंप्लीट। मैं एक बार देख लेता हूँ कुछ मिस तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, हमने दो पोल्स लिए हुए हैं, नॉर्थ और साउथ। पहले ही मैं बता देता हूँ, ये मैग्नेट्स जो है दोनों, ये दोनों ही मैग्नेट्स कहते हैं हॉर्स टू मैग्नेट। ठीक है, मतलब घोड़े की जो नाल होती है यू शेप्ड मैग्नेट होते हैं, कुछ इस टाइप के मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं दोनों। इन्हीं मैग्नेट्स के आगे हमने सॉफ्ट आयरन की कोटिंग की है, जिससे कि उसका शेप कैसा बनाया जा सके, कुछ इस तरीके का बनाया जा सके। तो मैग्नेट्स के आगे हमने कोटिंग की है, और सॉफ्ट आयरन है, आयरन एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, तो इसलिए वो यहाँ पर क्या करेगा, चुंबक का ही काम करेगा दोनों साइड। ये कॉन्केव टाइप के हमने क्या दिए, इसको शेप दिया। अब जैसे ही मैं टर्मिनल्स को चालू करता हूँ, तो यहाँ पर ये जो बाहर एल्यूमिनियम की फ्रेम पर, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ मैं, एल्यूमिनियम की फ्रेम पर कॉपर वायर की बाइंडिंग की हुई है। एक एल्यूमिनियम की फ्रेम है, उसके ऊपर कॉपर वायर को क्या किया हुआ है, पूरे तरीके से बाइंड किया हुआ है, और ये वाला अरेंजमेंट बनाया है। अंदर एक सॉफ्ट आयरन का कोर है, जिससे कि ये स्टेबल तरीके से घूम पाए। आया समझ में? अब जैसे टर्मिनल को चालू करते हैं, तो ये कॉइल क्या करती है, मूव करना चालू करती है, मतलब रोटेट करना क्या करती है, वहां पर चालू करती है। जैसे ही कॉइल रोटेट होने लगी, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेट से, तो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज आपने मोटर वाला प्रिंसिपल पढ़ा हुआ 10th में। ठीक है, तो वहां पर क्या बताया था कि वो जैसे ही एक मूवमेंट लेगी, मतलब मैग्नेटाइज होगी और इधर से डीमैग्नेटाइज होगी, फिर से एक मूवमेंट लेगी, मतलब मैग्नेटाइज होगी और डीमैग्नेटाइज होगी। इसी तरीके से वहां पर क्या होगी, रोटेट होगी। तो यहाँ पर भी कॉइल क्या होती है, रोटेट होती है। ये जो लगाया हुआ है अरेंजमेंट हमने, इसे हम बोलते हैं कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर, जिससे कि हम क्या कर पाए, इसके रोटेशंस को नोट कर पाए। ऐसा में ये कितने घुमाव ले रही है, वहां पर कॉइल कितने घुमाव ले रही है, कितना इसमें परिवर्तन आ रहा है, ये हम इस कॉन्केव मिरर से देखकर नोट कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर कॉन्केव मिरर लगाया हुआ है। ठीक है, ऊपर हमने केवल ये फास्फोरस का ब्रॉन्ज वायर है, नीचे एक स्प्रिंग सपोर्ट में लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर से वायर घूमेगा तो वहां पर क्या बनेगा, टॉरिजन टॉर्क बनेगा, जिससे वायर टूट सकता है। इसलिए उसको कवर करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, स्प्रिंग, जिससे कि जैसे ही उसमें कोई एक ट्विस्ट आता है, कोई एक घुमाव आता है, तो वो उसको स्प्रिंग क्या कर देगी, स्टेबल कर देगी। आया समझ में? कुछ इस तरीके का यहाँ पर क्या है, रोटेशन से कॉइल मूव करेगी, तो हम उससे यहाँ पर रीडिंग उसकी देख लेंगे, और उससे क्या पता चल जाएगा हमें, जो भी हमारी रीडिंग है वो हमें यहाँ पर कॉन्केव मिरर की हेल्प से मिल जाएगी। ठीक है, जितने भी रोटेशंस कॉइल में आएंगे, रीडिंग का उसी पर इफेक्ट पड़ने वाला है। एक ये कॉइल है, इस ये गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर को बोला जाता है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब अगला जो हम पढ़ने वाले हैं, पास में जो मैं बनाने वाला हूँ, वो है पाइवटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, या फिर आप वेस्टर्न गैल्वेनोमीटर बोल सकते हो। ये भी काफी इसके जैसा सिमिलर ही है, थोड़ा छोटा बना रहा हूँ यहाँ पर। ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, बीच में आयरन कोर जो कि बनता है, एल्यूमिनियम की फ्रेम पर कॉपर की बाइंडिंग, कुछ इस तरीके से। बाइंडिंग बिल्कुल ऐसी होती है जैसे आपने देखा होगा कि जब भी पंखा खोलते हैं तो उसमें देखा होगा कॉपर बहुत
अच्छे तरीके से लपेटा हुआ होता है, या फिर आपने कभी मोटर खोली होगी तो उसमें भी कॉपर वायर की अच्छी बाइंडिंग रहती है, उस टाइप की यहाँ पर बाइंडिंग रहती है। यहाँ पर इसी फ्रेम के साथ हम क्या करते हैं, टाई करते हैं पाइवोट को। ठीक है, इसी फ्रेम के साथ हम क्या करेंगे, टाई करेंगे पाइवोट को। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं और कुछ इस तरीके से, या फिर आप इसको ऐसा मत बनाओ, बिल्कुल जैसा उसमें दिख रहा है हम वैसा नहीं बनाते, हम इसको कुछ बनाते हैं इस तरीके से। नीचे भी पाइवोट कुछ इसी तरीके का रहेगा। मैं यहाँ से वायर लेकर जाता हूँ और वायर को क्या करूँगा, इसके ऊपर बाइंड करूँगा। ठीक है, यहाँ से भी मैं वायर लेकर आता हूँ और इसके ऊपर क्या कर दूंगा, मैं उसको बाइंड कर दूँगा। आया समझ में? पाइवोट के ऊपर हम क्या कर देंगे, बाइंड कर, जिससे जो भी ट्विस्ट आने वाले हैं वहाँ पर, जो भी वहाँ पर ट्विस्ट आएंगे तो वो सारे किस पर जाएंगे, वो सारे जाएंगे पाइवोट पर। ठीक है, यहाँ पर एक मैं इसको सपोर्ट दे दूंगा कुछ इस तरीके से। ये हो जाएगा इसका टर्मिनल, और यहाँ से टर्मिनल जाएगा यहाँ, ये T2 और ये हो जाएगा हमारा T1। यहाँ से एक स्केल रहती है जिसमें 0 यहाँ सेंटर पर होता है और कुछ रीडिंग्स लिखी होती हैं कुछ इस तरीके से। इसे हम क्या बोलते हैं, पाइवोटेड या फिर वेस्टर्न कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब इस गैल्वेनोमीटर के वर्किंग क्या है, तो वर्किंग बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले देखी थी। ठीक है, जो भी वर्किंग है यहाँ पर बिल्कुल सेम है जैसा हमने इसमें देखा था, वैसी वर्किंग है। बस यहाँ पर कॉन्केव को हटाकर, कॉन्केव मिरर को हटाकर यहाँ पर एक स्केल दी हुई है। जैसे ही इसमें कोई ट्विस्ट आता है तो ये जो हमारा इंडिकेटर है ये कहाँ चला जाएगा, रीडिंग को शो कर देगा। ठीक है, जैसे ही हम टर्मिनल को चालू करेंगे यहाँ पर क्या होंगे, रोटेशंस आना चालू होंगे, रोटेशंस जाएंगे इसमें पाइवोट पर, तो पाइवोट इसको स्टेबल करके रखेगा। यहाँ पर क्या है, जो स्केल में ये स्केल जो लगी हुई है ये एक तरीके से मूविंग स्केल। आपने देखा होगा यहाँ से जो वेइंग मशीन की जो उतना सा पार्ट रहता है उसमें वो क्या करता है, अंदर स्केल मूव करती रहती है। वैसे ही यहाँ पर भी ये स्केल क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी, मूव करेगी, जिससे कि रीडिंग हमें प्रॉपर मिलती जाएगी। सेंटर पर 0 होता है, इधर बढ़ेगा और इधर कम होगा, तो रोटेशन जितने भी आएंगे वो हमें इस स्केल पर मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर हमारा वर्क करता है। एक बार आप इसको बनाकर ड्रॉ कर लेना। ठीक है, अगला जब हम इसका प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं तो और अच्छे से मैं बता दूंगा कि किस तरीके से वहां पर ट्विस्ट आते हैं और ट्विस्ट की वैल्यू क्या होती है वहां पर। ठीक है, दोनों चीजें हम देखते हैं। तो इसको मैं रब कर दूंगा। बस ये याद रखना कि यहाँ पर ये जो कॉइल मूव करेगी उसी की रीडिंग हमें कहाँ मिलने वाली है, स्केल पर भी। और सेकंड, इससे पहले जो हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ा था सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसमें भी हमें उसी की रीडिंग मिलने वाली है। ठीक है, जितना कॉइल मूव करेगी उतना वहां पर ईएमएफ बढ़ेगा। मूवमेंट ऑफ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रीडिंग ऑफ ईएमएफ, या फिर आप बोल सकते हो रीडिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल क्या होता है गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर हमने अभी देखा, सिंपली वहां पर क्या कर रही है, कॉइल मूव कर रही है। हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखो, सिंपली जब वायर वहां पर कॉइल से जुड़ा हुआ है और टर्मिनल से इधर जुड़ा हुआ है और इधर भी बाइंडेड है। ठीक है, जब ये मूव करेगा तो इसमें क्या बनेंगे, टॉर्क बनेंगे। तो सबसे पहले टॉर्क की बात करते हैं हम कॉइल की, क्योंकि कॉइल वहां पर अपनी ही एक्सिस पर मूव होगी, इसलिए कॉइल क्या बनाएगी, टॉर्क बनाएगी। इसलिए सबसे पहले टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स। क्या फोर्स लग रहा है, तो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में क्या लगता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, F इज इक्वल टू होता है ILB sin थीटा। ये फोर्स की वैल्यू होती है जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल पर इसको अप्लाई करोगे तो
यही फोर्स लगने वाला होता है। तो सबसे पहले टाउ इज इक्वल टू फोर्स होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर आई एल बी साइन थीटा मल्टीप्लाई क्या होगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में क्या ले सकता हूँ, कॉइल का स्क्वायर शेप है तो या तो मैं इसकी लेंथ ले लूं या तो मैं इसकी ब्रेड्थ ले लेता हूं, तो मैं इसके क्या ले लेता हूं एरिया जो इसकी मैं ब्रेड्थ यहां पर ले लेता हूं एज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसा हमने टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर अगर मैं मैग्नेट की बात कर रहा हूं तो मैग्नेट के परपेंडिकुलर यहां पर कौन सी डिस्टेंस है ब्रेड्थ है इसकी, तो मैं यहां पर क्या ले लेता हूं इसकी ब्रेड्थ हमने ले ली एज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो सिंपली हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो B क्या है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, I करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों ही क्वांटिटीज क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। ये L लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ वायर या फिर आप बोल सकते हो लेंथ उसकी क्या है ब्रेड्थ, तो हमने देख ली ब्रेड्थ और साइन थीटा। तो देखो आपको याद होगा कि एक फार्मूला होता है कि कभी भी जैसे कि अगर हम A डॉट B में से वेक्टर को हटाते हैं तो क्या लगता है AB cos थीटा। आप A क्रॉस B में से वेक्टर को हटाते हो तो क्या लगता है AB sin थीटा। तो हम यही वाला फार्मूला क्या करने वाले हैं इन्वर्स करने वाले हैं। AB sin थीटा को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट में, तो इसलिए टाउ इज इक्वल टू यहां पर I तो कांस्टेंट हो जाएगा, B कांस्टेंट हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा L इनटू B और sin थीटा यहां से हट जाएगा। ऐसा नहीं कांस्टेंट को हम नहीं कर सकते, लेकिन sin थीटा को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया L और B को क्रॉस प्रोडक्ट में यहां पर जोड़ दिया। टाउ इज इक्वल टू I A B, क्यों? क्योंकि L इनटू B इज इक्वल टू क्या होता है A, लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होता है एरिया, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई किसको रिप्रेजेंट करता है क्षेत्रफल को, मतलब एरिया को, तो इसलिए हमने क्या कर दिया L इनटू B इज इक्वल टू क्या हो गया वहां पर A हो गया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। अगर वहां पर जो कॉइल के रोटेशंस में मैंने क्या बोला था यहाँ पर कॉइल की अभी हम बात कर रहे हैं, कॉइल में टॉर्क बन रहा है, तो कॉइल में मान लिया कि n नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। इफ कॉइल हैव n नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल हैव टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n मल्टीप्लाई i a b, और टाउ इज इक्वल टू n i a b लिख सकते हैं ऐसा। ये टाउ है ना, z मत समझना इसको, ये क्या है टाउ है। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो हम क्या कर देंगे उसको n i a b कर देंगे, ऐसा समझने। ये हो गया हमारा, इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब हमने टॉर्क की वैल्यू निकाल ली कॉइल के लिए, लेकिन आपको याद होगा कि अगर कॉइल घूमेगी तो वायर में भी क्या आएंगे ट्विस्ट आएंगे। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप एक रबड़ को एक एंड से पकड़ते हो और दूसरे एंड से पकड़ते हो, दूसरे एंड से आप उसको घुमाना स्टार्ट करते हो। अगर आप उसको घुमाओगे तो इससे होगा क्या कि उसमें ट्विस्ट आएंगे, वो क्या करेगा गोल गोल घूमेगा तो उसमें ट्विस्ट आएंगे, और इसी टाइप के टॉर्क को, ट्विस्ट टॉर्क को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर टॉरिजन टॉर्क। इसी टॉर्क को क्या बोला जाता है टॉरिजन टॉर्क। तो यहाँ पर आपको लिखना है बट टॉरिजन टॉर्क फॉर वायर क्या हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई थीटा। टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c मल्टीप्लाई थीटा। यहाँ पर c क्या है, c इज इक्वल टू ट्विस्ट, हम लिख सकते हैं ट्विस्ट प्रेजेंट अक्रॉस वायर। वायर में जो भी ट्विस्ट आए हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं c से, तो जो भी ट्विस्ट आए हैं मल्टीप्लाई थीटा क्या है, तो आप थीटा को भी लिख दो, थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। ये क्या होता है नॉर्मली फार्मूला होता है किसका टॉरिजन टॉर्क का। टॉरिजन टॉर्क इज इक्वल टू ट्विस्ट प्रोड्यूस मल्टीप्लाई एंगल ऑफ रोटेशन। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा c इनटू थीटा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फर्स्ट और सेकंड से अगर हम देखो तो देखो टाउ इसके बराबर है, टाउ
इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए मैं लिखता हूँ NIAB बराबर C थीटा। दिख रहा है मेरे हिसाब से, ज्यादा नीचे नहीं लिखा मैंने, ऊपर का एक बार मैं इस तरीके से कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ILB sin थीटा इंटू B, ऊपर हमने लिख दिया, ठीक है। उसको मैं थोड़ा नीचे करके भी लिख दूंगा। NIAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर C थीटा हो गया। अब आगे देखते हैं, इनको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। टाउ इज इक्वल टू ILB sin थीटा मल्टीप्लाई B, टाउ इज इक्वल टू IB L इंटू B, और टाउ इज इक्वल टू IB मल्टीप्लाई A, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, L इंटू B इज इक्वल टू A एरिया, ठीक है। अब आई होप दिख रहा होगा। हाँ, तो हम आते हैं अब अगले पॉइंट पर। NIAB इज इक्वल टू क्या हो चुका है हमारा, C थीटा आ गया। आगे बढ़ाते हैं इसको, तो यहाँ पर मैं उसी को लिखता हूँ, NIAB इज इक्वल टू C थीटा। I की वैल्यू अगर मुझे निकालना है, NAB को मैं उधर भेजता हूँ, I इज इक्वल टू यहाँ पर C थीटा। 2 मिनट, एक यहाँ पर डाउट है, एक तो चेंज है। देखो आप क्या कर रहे हो, कॉइल को अगर घुमाते हैं और नीचे क्या है, अगर कॉइल इस डायरेक्शन में घूमेगी तो ट्विस्ट कहाँ आएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। आप कभी भी अगर रियल लाइफ एप्लीकेशन में देखते हो तो आप किसी चीज को जब घुमाते हो इस एंड से अगर मैं उसको छोड़ता हूँ तो आप अगर इधर साइड घुमा रहे थे तो ये वाला एंड जो है ये किधर जाता है, उल्टी साइड घूमना स्टार्ट करता है। इसलिए यहाँ पर टाउ इज इक्वल टू C थीटा नहीं होगा, क्या होगा, माइनस C थीटा, क्योंकि ट्विस्ट कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसलिए ट्विस्ट प्रेजेंट अक्रॉस वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ये माइनस हम मिस कर रहे थे, तो माइनस C थीटा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस C थीटा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या है, C थीटा एज इट इज माइनस C थीटा अपॉन में NAB। अब देखो यहाँ पर है क्या, I is equal to minus C थीटा अपॉन में NAB। C यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, A क्या है, कांस्टेंट है, एरिया B क्या है, कांस्टेंट है। ये सारी चीजें ही क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ I is proportional to minus थीटा, और यही क्या है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर बोलता है द करंट फ्लोइंग इन गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पर, एंगल ऑफ रोटेशन को। तो एंगल ऑफ रोटेशन में जो भी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ये डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस साइन। ऐसा में ध्यान से समझना इसको, एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूं। टाउ इज इक्वल टू, सबसे पहले टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, तो हम पहले भी 2 डेरिवेशंस इसके कर चुके हैं, तो आपको पता होगा टाउ इज इक्वल टू 1 फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो 1 फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ILB sin थीटा मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां पर क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ ऑफ कॉइल, तो ब्रेड्थ मैंने लिख दी B। यहां से मैं sin थीटा को हटाऊंगा तो इनमें क्रॉस प्रोडक्ट लग जाएगा, L into B हो गया, sin थीटा को हमने हटा दिया, टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया, IAB। अब देखो ध्यान से, IBA या फिर IAB आप यहां पर कर दोगे। आगे हम देखते हैं, इफ कॉइल हैव n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स आए हैं, बहुत सारे टर्न्स आए हैं, n into IAB हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू NIAB। आगे बढ़ते हैं, टॉर्क एंड टॉर्क। अब देखो जब भी कॉइल घूमेगी अगर, तो अब हम वायर की बात कर रहे हैं, वायर भी घूमेगा, वायर अगर घूमेगा तो वहां पर अपोजिट ट्विस्ट आएंगे और रोटेट होगा वायर, ठीक है। तो इसीलिए टॉरिजन टॉर्क बराबर माइनस C मल्टीप्लाई थीटा मतलब एंगल ऑफ रोटेशन। टाउ NIAB के बराबर है और टाउ माइनस C थीटा के बराबर है, तो माइनस C थीटा और NIAB भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए हमने दोनों को क्या कर दिया, यहाँ पर बराबर रख दिया। I की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो NAB, तीनों को मैं इधर भेजूंगा तो C थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, NAB। C NAB ये तीनों ही क्या है, कांस्टेंट है, तो इसलिए मैंने कांस्टेंट को हटाया और यहाँ पर क्या लगा दिया, प्रोपोर्शनल। तो आप लास्ट में लिख देना, दिस इज द
दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये क्या है, प्रिंसिपल है किसका, गैल्वेनोमीटर का। यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड होता है, एक डेरिवेशन बचा हुआ है उसको हम फटाफट जल्दी से उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाली यूनिट हमारी फिर एंड हो जाएगी। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है और बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। हाँ, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, दो कंडक्टर्स को लेंगे। मैं इसको ले लेता हूं A, B, C, D। दोनों के बीच की डिस्टेंस में ले लेता हूं D, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब एक में मैं करंट का फ्लो करता हूं I1 और दूसरे में मैं करंट का फ्लो करता हूं I2। ठीक है, जैसे ही I1 करंट का फ्लो करूंगा तो इसके आसपास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स हम क्या करने वाले हैं, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। हम क्या करने वाले हैं, दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में फोर्स की वैल्यू निकालने वाले हैं। जो हमारा डेरिवेशन है, डेरिवेशन का टॉपिक क्या है यहाँ पर, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। दो हमने करंट कैरिंग कंडक्टर्स लिए हैं, ऐसे कंडक्टर जिनमें जो कि क्या कर रहे हैं, करंट को कैरी कर रहे हैं, जो कि विद्युत धारा जिनमें प्रवाहित हो रही है। ऐसे हमने दो चालक लिए हैं। अब आपको पता होगा कि अगर किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है, उसके आसपास क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो इसी चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक और कंडक्टर रख दिया CD और उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कर रहे हैं। दोनों में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करने से फोर्स की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, ये हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या निकालता हूँ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब B μ0/4 मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर करंट क्या फ्लो हो रहा है, इसमें I1 इसमें I2, दोनों ही करंट क्या है, सेम करंट का मैं फ्लो कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2I1 अपॉन में 2I1 हो गया अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है D। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ D। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। क्या क्या है, बहुत सिंपल सा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0/4 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मल्टीप्लाई जो करंट का मैं फ्लो कर रहा हूं, यहां पर करंट क्या फ्लो हो रहा है I1, यहां पर क्या हो रहा है I2। I1 I2 दोनों ही क्या है यहां पर सेम, इसलिए मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं 2I1 अपॉन में क्या हो जाएगा यहां पर D। इसको दे दी मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये तो क्या हुई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों के बीच में अगर मुझे फोर्स को निकालना है तो फोर्स की वैल्यू we know that फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है I_L_B sin थीटा। हम पहले भी इससे पहले वाले डेरिवेशन में पढ़ चुके हैं, फोर्स की वैल्यू क्या होती है I_L_B sin थीटा। ये आपको याद रखनी है, ये हो गया I_L_B sin थीटा। लेकिन यहाँ पर फोर्स हम किस पर निकालेंगे, देखो इंटेंसिटी ऑफ, जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड में ये आ रहा है मतलब फोर्स इस पर लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा, इसलिए F इसमें करंट कौन सा फ्लो हो रहा है I2। तो यहाँ पर हो गया I2। लेंथ तो उसकी सेम ही है L। B की बात करते हैं तो B भी वैसा है वैसा। साइन थीटा क्या होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड इस पर जाएगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल है, तो इसलिए थीटा क्या होगा 90 डिग्री। यहाँ पर लिख देना आपको थीटा 90 डिग्री। आया समझ में? सिंपली अगर आपको थीटा की वैल्यू समझ में नहीं आती तो आप वो पुट करो, हमारा क्या बोलते हैं करंट का। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से। ठीक है, ये डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की, ये डायरेक्शन हमारे करंट की है और ये क्या हो जाएगी उसके परपेंडिकुलर। अब देखो अगर आप इसके साथ इसकी डायरेक्शन को पुट करते हो तो ये क्या है 90 डिग्री है और इसीलिए हमने यहाँ पर थीटा क्या किया है 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है तो sin 90 क्या होता है 1, इसलिए F हो जाएगा I2LB। ऐसा में क्या हो जाएगा I2LB। अब यहाँ पर मैं B की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 F हो जाएगा I2L मल्टीप्लाई μ0/4 पाई
मल्टीप्लाई 2i1 अपॉन में d। आगे बढ़ते हैं तो f इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई मल्टीप्लाई 2i1 i2 अपॉन में d मल्टीप्लाई n। ठीक है, ये एक तरीके से हमारा क्या हो गया डेरिवेशन। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर, इफ लेंथ ऑफ वायर L बराबर 1 मीटर, लेंथ ऑफ वायर लिखते हैं या फिर लेंथ ऑफ कंडक्टर लेते हैं, हम कंडक्टर ले रहे हैं तो कंडक्टर। यहां पर अगर मैं इस कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर ले लेता हूं, 1 मीटर का ही कंडक्टर लेता हूं, तो क्या होगा F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई मल्टीप्लाई 2i1 i2 अपॉन में d। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो न्यूटन लगाना मजबूर है। ठीक है, सिंपली ये है हमारा डेरिवेशन और यहाँ पर ये डेरिवेशन एंड होता है। एक बार मैं रीडिफाइन कर देता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या लिए हैं, दोनों फोर्सेस लिए हैं, दोनों कंडक्टर्स लिए हैं AB और CD, और उसमें मैं AB में करंट का फ्लो अगर करता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड में कौन आ जाएगा, CD आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता हूँ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई मल्टीप्लाई, वहाँ पर दोनों ही करंट सेम थे इसलिए मैंने ले लिया 2i1 अपॉन में d। हमें पता है कि फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ILB साइन थीटा, तो हमने यहाँ पर लिख लिया ILB साइन थीटा। लेकिन फोर्स लग किस पर रहा है, फोर्स लग रहा है सेकंड वाले कंडक्टर पर, इसलिए F इज इक्वल टू I2 LB साइन 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया नोटेशंस क्या बोलते हैं कि थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। अगर साइन 90 पर कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर बचा I2 LB, B की जगह हमने वैल्यू रख दी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, मल्टीप्लाई कर दिया। अब लास्ट में एक कंडीशन ले ली हमने कि अगर कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर होगी तो क्या होगा, तो अगर कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर होगी तो हमारा हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई मल्टीप्लाई 2i1 i2 अपॉन में d। ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, एक आध बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन यहाँ पर हमारी यूनिट 3 खत्म होती है। अगले लेक्चर से हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।